हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, द मुगल एम्पायर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर किस तरह से बना था। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट हमने इंडिया को क्यों बोला है? वो इसलिए बोला गया है क्योंकि जब फॉर्मेशन हो रहा था अर्थ का, तो इंडिया का जो पार्ट है वो एक सेपरेट प्लेट से बनाया गया है। तो इसलिए ये कॉन्टिनेंट के बराबर है इसका साइज, इसलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये बहुत अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है। एरिया वाइज भी ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, यहाँ पे कल्चर ट्रेडिशंस ये सब अलग हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण ये बहुत मुश्किल काम था किसी भी राजा के लिए यहाँ पे इतने बड़े एरिया में रूल करना। पर फिर भी जो मुगल्स थे उन्होंने बहुत सक्सेसफुली इतने बड़े कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया। अब क्या हुआ कि 17th सेंचुरी में उन्होंने अपना जो रूल है वो ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वो फैला चुके थे। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आइडिया है गवर्नेंस का, उससे एक लेगेसी छूटती चली गई। और जो बाकी के रूलर्स आए उन्होंने भी उसको फॉलो किया। अब मुगल्स कौन थे? तो मुगल्स थे डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स, जो कि थे गेंगीज खान एंड तिमुर। तो मैटरनल साइड से वो डिसेंडेंट्स थे गेंगीज खान के, जो कि एक मंगोल रूलर थे जिन्होंने पार्ट्स ऑफ चाइना पे रूल किया और सेंट्रल एशिया पे रूल किया। और पैटर्नल साइड पे वो सक्सेसर्स थे तिमुर के। और तिमुर कौन थे? तिमुर थे ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की के रूलर। फिर भी जो मुगल्स थे उन्हें मुगल्स या मंगोल्स कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि उससे उनकी गेंगीज खान की जो मेमोरी थी वो जुड़ जाती थी। और गेंगीज खान ने कई सारे लोगों को मारा था, मैसाकर किया था। और वो किससे फिर एसोसिएट करते हैं मुगल्स खुद को? वो करते थे तिमुरिड डायनेस्टी से, बिकॉज उनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे उन्होंने दिल्ली को 1398 में कैप्चर किया था। अब हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। तो बाबर जो थे वो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। और 1494 में जब वो सिर्फ मात्र 12 साल के थे तो उन्होंने जो फरघाना एक जगह है वहाँ का शासन ले लिया। बट वहाँ पे फिर उज़्बेक्स आ गए और उन्हें वो एंसेस्ट्रल थ्रोन जो है वो छोड़ना पड़ गया। अब 1526 में उन्होंने दिल्ली कैप्चर किया और आगरा कैप्चर किया और वहाँ के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान को डिफीट किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं बाबर की एक पिक्चर दी गई है बुक में। अब बाबर को किसने सक्सीड किया? बाबर को उनके सन हुमायूं ने सक्सीड किया। और हुमायूं की डेथ के बाद 1556 में उनको उनके सन अकबर ने सक्सीड किया। जो दूसरे मुगल रूलर्स थे सक्सेशन में वो थे जहांगीर, शाहजहां और लास्ट पावरफुल रूलर मुगल एम्पायर के रहे औरंगजेब। अब औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में मुगल एम्पायर बिखरना चालू हो गया। अब 1611 में क्या हुआ कि एम्परर जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी करी और नूरजहां टाइटल रिसीव किया। अब जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उसमें जहांगीर ने खुद के टाइटल्स छपवाए एक साइड पे, और दूसरे साइड पे इंस्क्रिप्शन करवाया अपनी क्वीन बेगम का, उनके नाम का, एज नूरजहां। अब इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि पूरा ऑलमोस्ट ऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये पूरा कवर हो गया था मुगल एम्पायर से। और कुछ कुछ बीच में मराठास टेरिटरीज थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मैप में कि मुगलों ने कैसे राज्य किया। अब मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन ये क्या था? तो मुगल रूलर्स ऐसा नहीं मानते थे इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, जहाँ पे क्या होता था कि सबसे बड़ा सन वो अपने फादर को सक्सीड करता था। बट वो फॉलो करते थे मुगल्स एंड टिबराइड कस्टम ऑफ कॉपरेंस, को पार्सनरी इनहेरिटेंस का, जिसका मतलब ये होता था
कि अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स, मतलब जो भी है डिवीजन होगा सारे सन्स में इक्वली होगा। अब रिलेशंस ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर्स, तो मुगल रूलर्स जो थे वो कॉन्स्टेंटली कैंपेनिंग करते थे अगेंस्ट दोज रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स। फिर भी जब मुगल्स पावरफुल हो जाते थे तो कई सारे रूलर्स उनको अपनी इच्छा से ज्वाइन करते थे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजपूत्स का। कई सारे राजपूत्स उनके डॉटर को मुगल रूलर्स से शादी करा देते थे, जैसे कि जहांगीर की जो मदर थी, शी वॉज अ कचावा प्रिंसेस एंड अ डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर। सिमिलरली शाहजहां की जो मदर थी वो एक राठौर प्रिंसेस थी और डॉटर थी राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़। फिर भी कई सारे राजपूत रूलर्स रेजिस्ट करते थे मुगल्स के अगेंस्ट, जैसे कि जो सिसोदिया राजपूत हैं मेवाड़ के, वो मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम वो इस तरह से रिफ्यूज करते रहे। पर जब एक बार राजपूत रूलर्स को डिफीट कर दिया गया तो मुगल्स उनको ऑनर के साथ ट्रीट करते थे और उनको उनकी लैंड दे देते थे एज असाइनमेंट्स, वतन जागीर जिसे कहा जाता था। इस तरीके से जो मुगल्स थे दे रिसोर्टेड टू डिफीटिंग, वो उनको मात तो देते थे युद्ध में, पर वो उनको ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, अपने ओपोनेंट्स को उनका मजाक नहीं बनाया करते थे। इसलिए जो मुगल्स थे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कई सारे राजाओं पे एक्सटेंड किया एंड चीफटेंस पे एक्सटेंड किया। कई सारे मुगल रूलर्स जो थे वो फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखते थे दूसरे रूलर्स के साथ, बट जैसे रूलर्स से औरंगजेब उन्होंने इंसल्ट की शिवाजी की, और वो बाद में फिर मुगल कोर्ट पे आए। अब हम पढ़ेंगे मनसबदार एंड जागीरदार्स के बारे में। अब जैसे जैसे मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन होता गया तो मुगल्स ने लोगों को रिक्रूट किया, जॉब पे लगाया ऑफ डाइवर्स कल्चर। तो लोग अलग अलग कल्चर से आते थे, जैसे कि ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास एंड दूसरे अदर ग्रुप्स के। जो लोग ज्वाइन करते थे मुगल सर्विस को उनको कहा जाता था मनसबदार्स। और मनसबदार टर्म उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो कि एक मनसब होल्ड करता है। और मनसब क्या होती है? एक पोजीशन या रैंक होती है मुगल एम्पायर में। तो ये क्या होता था? एक ग्रेडिंग सिस्टम होता था ताकि रैंक वाइज, ताकि सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से मिलती जाए। और जो सैलरी होती थी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिटरमाइन की जाती थी जिसको जात बोलते थे। और जितना जात ज्यादा होता था तो उतनी ही सैलरी और पोजीशन मुगल कोर्ट में हाई होती थी। अब हम यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं मुगल कोर्ट की। तो ये यहाँ के रूलर हैं और बाकी सब ये लोग इनके रिक्रूटेड पीपल हैं। अब जो मनसबदार थे उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आता था? टू मेंटेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। और मनसबदार रिसीव करते थे सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स, जिसको जागीर बोलते थे, बट वो उन जागीर्स में नहीं रहते थे और रेवेन्यू उनके नौकर कलेक्ट करते थे। और जबकि जो मनसबदार होते थे वो खुद कुछ दूसरी कंट्री के पार्ट में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते थे। अब जब अकबर का शासन रहा तो वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट होता था इस तरह से कि वो इक्वल होता था मनसबदार की सैलरी के बराबर। बट औरंगजेब के रेन में क्या हुआ कि जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो कम होता था देन द ग्रांटेड सम। तो उसके शासन में देयर वाज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, तो मनसबदार बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, एंड इससे क्या हुआ कि इससे एक शॉर्टेज आने लगी इन द नंबर ऑफ जागीर्स, एंड कई सारे जागीरदार्स दे वर एक्सट्रैक्टेड as much revenue as possible, and due to this the peasantry suffered tremendously. अब हम पढ़ेंगे जब्त एंड जमींदार्स के बारे में। अब मुगल पीरियड के वक्त क्या था? जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था लैंड रेवेन्यू, और कई सारी प्लेसेस में पीजेंट्री जो थी वो टैक्सेस देती थी थ्रू द हेडमैन और द लोकल चीफटेन। और जो मुगल्स थे वो टर्म यूज करते थे जमींदार्स फॉर ऑल द इंटरमीडियरीज, whether they were local headmen of the villages
और पावरफुल चीफटेंस। अब उस वक्त टोडरमल था रेवेन्यू मिनिस्टर मुगल एम्परर अकबर का। तो उन्होंने एक सर्वे किया क्रॉप पे कि क्रॉप यील्ड्स किस तरह से हो रही हैं, प्राइजेस क्या हैं, एरिया कल्टीवेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स तक वो सर्वे करते गए, दैट इज फ्रॉम 1570 टू 1580। और इसके आधार पे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया एंड जो टैक्स था वो हर एक क्रॉप पे कैश के फॉर्म में फिक्स किया गया। और हर एक प्रोविंस को डिवाइड किया गया रेवेन्यू सर्कल्स में और इसके खुद के शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। तो हर एक क्रॉप का अलग अलग रेवेन्यू रेट था। अब ये जो सिस्टम था रेवेन्यू का, इसको बोलते थे जब्त। और इस टाइप का रेवेन्यू सिस्टम ये उन एरिया में प्रेवलेंट था जहाँ पे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये लैंड को सर्वे कर सकते थे और अकाउंट्स केयरफुली रख सकते थे। बट ये गुजरात और बंगाल में पॉसिबल नहीं हो पाया। कभी कभी क्या होता था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, उससे जो कैसे पीसेंट्री रिवॉल्ट करते थे और जमींदार रिवॉल्ट करते थे। अब फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी जो मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी थी दैट वाज चैलेंज्ड बाय पीजेंट्स रिवॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे अकबरनामा एंड एन अकबरी के बारे में। तो अकबर के फ्रेंड थे और कोर्टियर थे, मतलब कोर्ट में वो काम करते थे। तो वो थे अबुल फजल। उन्होंने एक 3 वॉल्यूम की बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन और उसको टाइटल दिया अकबरनामा। जो फर्स्ट वॉल्यूम था अकबरनामा का उसमें अकबर के एंसेस्टर अकबर के एंसेस्टर और सेकंड वॉल्यूम में रिकॉर्ड किए गए हैं अकबर के शासन के दौरान के इवेंट्स। और जो थर्ड वॉल्यूम है जिसका नाम है एन अकबरी वो बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू एंड द ज्योग्राफी ऑफ अकबर्स एम्पायर। और वो हमें ये भी बताता है, डिटेल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है थर्ड वॉल्यूम का वो है कि इसमें जो स्टैटिस्टिकल डिटेल्स दे रखी हैं अबाउट क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेस, वेजेस एंड रेवेन्यूज। अब हम पढ़ेंगे अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर का वो डिटेल में दिया गया है अकबरनामा में, पर्टिकुलरली उसके थर्ड वॉल्यूम में, दैट इज एन ए अकबरी। और अकबर के शासन के दौरान एम्पायर को प्रोविंस में डिवाइड किया गया था जिनको सुबास बोलते थे एंड दे वर गवर्न बाय सूबेदार जो कि दोनों पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस कैरी करते थे। हर एक प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था जिसको दीवान बोलते थे। और जो सूबेदार है उसको कौन मदद कराता था, ही वॉज असिस्टेड बाय अदर ऑफिसर्स जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर, बख्शी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, सदर वॉज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, फौजदार्स देवर द मिलिट्री कमांडर्स और कोतवाल ये थे टाउन पुलिस कमांडर। अब जो अकबर के नोबल्स थे उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी एंड उनके पास दे हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी क्या हुआ, कई सारे नोबल्स दे बिल्ड देयर ओन इंडिपेंडेंट नेटवर्क, उन्होंने खुद का ही एक नेटवर्क बना डाला। अब हम पढ़ेंगे अकबर शोले कुल के बारे में। अब 1570 में क्या हुआ कि अकबर ने डिस्कशन स्टार्ट किए विद ऑन रिलीजन्स विद द उलमा, ब्राह्मणास, जेसुइट प्रीस्ट एंड ज़ोरास्ट्रियंस इन द इबादत खान एट फतेहपुर सिकरी। अब इस इंट्रैक्शन से क्या हुआ कि अलग अलग लोगों के जो फेथ थे उससे उसे ये पता चला अकबर को कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो कि रिचुअल्स पे और ट्रेडिशंस पे जोर देते हैं, देवर एक्चुअली इंटॉलरेंट, मतलब वो दूसरे के रिलीजियस बिलीफ्स और कस्टम्स के अगेंस्ट थे। एंड ये जो टीचिंग्स थी ऑफ दीज बिगॉड्स दिस क्रिएटेड डिसहार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट्स, मतलब उनमें मतभेद हो रहे थे, उनके विचार मिल नहीं रहे थे। अब इससे क्या हुआ कि अकबर को एक आइडिया आया शोले कुल का या फिर यूनिवर्सल पीस का। अब इस आइडिया में क्या है कि शोले कुल में ये लोगों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता, भेदभाव नहीं रखता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट इसका फोकस क्या रहता है ऑन द सिस्टम ऑफ एथिक्स जैसे कि ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। अब एक विजन बनाने के लिए पर्पस से जो गवर्नमेंट थी उसका कंसेप्ट यही रहता था शोले कुल का। बट अबुल फजल जो था उसने इसमें अकबर की हेल्प करी। अब ये जो विजन था गवर्नेंस का ये जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया।
अब मुगल एम्पायर किस तरह का रहा 17th सेंचुरी में और उसके बाद में, तो मुगल एम्पायर ने एंजॉय की कई सारी इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, एंड बिकॉज वो उसके पास एक इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, सिस्टम्स थे, एंड इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो भी आते थे वो प्रेज करते थे इट एज अ फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। एंड बट फिर भी क्या हुआ कि कुछ ट्रेवलर्स ये जो पॉवर्टी का स्टेट था उससे भयभीत हुए, एंड जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स थे 20th ईयर ऑफ शाहजहाँ के रेन में, वो हमें बताते हैं कि जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे देवर ओनली 445 आउट ऑफ द टोटल 8000 मनसबदार। तो जो अच्छा इनकम का अमाउंट था वो मुगल एम्परर्स अपने मनसबदार को ही देते थे सैलरीज के रूप में और गुड्स के रूप में। और इससे क्या होता था कि जो आर्टिसन और पीसेंट्री हैं उनको बेनिफिट होता था, जो कि उनको गुड्स सप्लाई करते थे और प्रोड्यूस करते थे। बट जो ह्यूज अमाउंट था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो इट लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय द पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस। और जो वेल्दियर पीजेंट्री आर्टिसनल ग्रुप्स थे, मर्चेंट्स, बैंकर्स, इनको प्रॉफिट होता था और ग्रेजुअली ये पावरफुल होते चले गए लेट 17th सेंचुरी में। And as the authority of the Mughals declined after the death of Aurangzeb in 1707, उसके जो chief nobles थे, they emerged as powerful and constituted new dynasties जैसे कि हैदराबाद and Awadh. But they recognized the Mughal emperor in Delhi as their master. So I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. Thank you.